जी, तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है। अच्छा, मुझे पहले ये बताएँ कि जो बच्चे हैं, ठीक है? उनमें एफएसएच, एलएच की प्रोडक्शन कम होगी कि ज़्यादा होगी? उनमें कम होगी। उसकी वजह ये है कि पीछे से जीएनआरएच जो है वो कम आ रहा होता है, ठीक है? और उसकी तो इस वजह से वो कम होती है। जब होती है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में क्या होता है कि जीएनआरएच की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है पीछे से पल्सेटाइल वे में। एज़ अ रिज़ल्ट एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। तो ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स में उनमें एफएसएच और एलएच की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा होगी। अब ज़हन में तो आता है कि कम होगी, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि फीडबैक इन्हिबिशन खत्म हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉज़ल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता और इन्होंने फीडबैक इन्हिबिशन करनी होती है एलएच एफएसएच की, वो नहीं होती। एज अ रिजल्ट एफएसएच एलएच की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, नॉट बिकॉज ऑफ ज़्यादा जीएनआरएच बट बिकॉज ऑफ फीडबैक इन्हिबिशन के खत्म होने की वजह से। ठीक है, अब आगे चलें तो इसमें अपने पास आ गया कि ये हमारे पास हम जिस स्टार्ट यहीं से करते हैं। कहते हैं 18 साल की लड़की है, हाइट उसकी 150 सेंटीमीटर है, वेट उसका देखें 70 किलो है, 18 साल की लड़की है, वेट ज़्यादा है। और हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में, ये उसने कुछ अजीब ही लिख दिया है। एफ एस एच, असल यहाँ असल में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ एल एच 122 है और एफ एस एच 40 है। ठीक है, तो ये अब इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, एंड्रोजन ज़्यादा है और एस्ट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा है। ये कौन सी मसला है? ये पीसीओएस है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पीसीओएस में ऐसे होता है कि एक बंदा है, एक फीमेल है, वो ओबीज है, ठीक है? ओबेसिटी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करवाती है, ये तो हमें आइडिया है ही। अब उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना? इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा देती है फ्रॉम ओवरीज। सही है? मतलब एंड्रोजन्स आपको पता है ओवरी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन वो फौरन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एस्ट्रोजन में। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो एंड्रोजन्स है ना उनकी प्रोडक्शन हो जाती है ज़्यादा, और ये ज़्यादा एंड्रोजन्स हैं ये मजीद इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाते हैं, तो एक साइकिल चल पड़ता है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट, ज्यादा इंसुलिन, एंड्रोजन ज्यादा, इंसुलिन ज्यादा, इस तरह का प्रोसेस चल जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल भी इनमें ज्यादा ही होता है और क्रोनिकली ज्यादा होता है, ठीक है, इन फीमेल्स में। मतलब आपको पता है कि जो नॉर्मल साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल लाइक एक नॉर्मल स्टेट में है, फिर वो अचानक से एक राइज आएगा जिसकी वजह से एलएच का राइज आएगा और ओवुलेशन होगी, वो सारा इस तरह प्रोसेस होगा ना। लेकिन अब इनमें क्या है, इनमें क्रोनिकली एलिवेटेड रहता है एस्ट्रोजन का लेवल, वो राइज वगैरह नहीं आता, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होगा कि जो ओवरीज है ना, वो आप कह लो कि उनमें फॉलिकल्स ग्रो तो करेंगे, लेकिन कभी भी एलएच का वो जो सर जानी थी वो नहीं आएगी। कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहेगा, एलएच का लेवल ज्यादा रहेगा। एज अ रिजल्ट कभी भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी और फॉलिकल्स बस ग्रो करते रह जाएंगे, और इसकी वजह से आपको ओवेरी आपको मिलेगा, सिस्टिक ओवरी मिलेगी। सिस्टिक ओवरी मतलब मल्टीपल सिस्ट होंगे ओवरीज में जो कि एक्चुअली डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं। तो इस वजह से इसका बीमारी का नाम बना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। रीजन आपको कुछ समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें हमने मजीद ये देखना है कि आपको मैंने बताया एंड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है, एंड्रोजन की वजह से साथ में क्रोनिकली एलिवेटेड, ठीक है, क्रोनिकली मतलब सबसे एलिवेटेड एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी, एन ओवुलेटरी साइकिल्स होंगे, ठीक है। एन ओवुलेटरी साइकिल्स ये है कि ओवुलेशन नहीं होगी, और एस्ट्रोजन सेकेंडली क्या करेगी, ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएगी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएगी, क्योंकि इसका काम ही ये है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, थिकनेस नहीं बढ़ाता, उसको जूसी करता है, उसमें स्क्रीटरी आप कह लो उसमें ग्लैंड्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन थिकनेस नहीं बढ़ाता। एंड एस्ट्रोजन जो है वो थिकनेस को बढ़ाएगा। एज अ रिजल्ट जो एस्ट्रोजन है ना, वो इन पेशेंट्स में एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि डेफिनेटली एक जगह ग्रो करी जा रही है तो वो कैंसर का रिस्क ज्यादा है ना जब ज्यादा स्टिमुलेशन होगी, तो एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क भी ज्यादा होगा इन पेशेंट्स में। और दूसरा एमेन्यूरिया भी हो सकता है। एमेन्यूरिया मतलब कि मतलब मेंसेस नहीं आ रहे, ठीक है, और 6-6 माह तक मेंसेस नहीं आते।
लेकिन एक बेहतर टर्म है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया इस तरह होगा कि 6 माह तक सपोज मेंसेस नहीं आएंगे और उसके बाद हैवी ब्लीडिंग होगी। ये एनओलिटिक साइकिल्स को शो करती है। मतलब ये हुआ कि एंडोमेट्रियम ग्रो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, और जब एंडोमेट्रियम इतनी थिक हो जाएगी, इतनी मतलब ठीक है, एंडोमेट्रियम इतनी थिक हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी कि उसकी ब्लड सप्लाई भी उसको मतलब हाल्ट हो जाएगी, तब वो शेड कर जाएगी। ठीक है, ये एनओलिटिक साइकिल्स की निशानी है कि आपके लंबे फेज आएगा एमेनोरिया का, फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। तो इन पेशेंट्स में ये चीज होगी। अब हम इनके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। इसमें आप देखें तो ये तो समझ आ गया आपको। अच्छा, जो एंड्रोजन्स हैं वो क्या करवाएंगे, वो हिर्सुटिज्म करवाएंगे, मतलब मेल लाइक पैटर्न होगा, दाढ़ी की जगह बाल आना शुरू हो जाएंगे इस तरह, और जहाँ मेल्स के जिन एरिया से बाल होते हैं वहां बाल आना शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स होगी। यहाँ वो यही बताना चाह रहा था, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बॉडी मेल लाइक पैटर्न उसको लिखना चाहिए था साथ में। अच्छा, आगे चलते हैं। तो 21 ईयर ओल्ड फीमेल है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, एमेनोरिया है और ओबेसिटी है, तो मोस्ट लाइकली कहाँ जहन जा रहा है आपका, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में एंड्रोजन ज्यादा होते हैं ड्यू टू, आपको मैंने बताया इंसुलिन ज्यादा होगी, एलएच ज्यादा होगा। अच्छा, इनमें ना एलएच टू एफएसएच रेशो ज्यादा होगी। ठीक है, बाज बुक्स में 3:1 है और बाज में 2:1 भी है। इन शॉर्ट एलएच ज्यादा होगा। मैं आपको यहाँ मिस्टेक सही करवाई थी। देखें, ये है एफएसएच है 40 और एलएच है 120, मतलब 4 3 12 120 है ना, 3 टाइम्स बनता, तो एलएच 3 टाइम्स है एफएसएच के इस केस में। तो ये चीज इनमें पाई जाएगी। तो एक एलएच आपको पता चल गया ज्यादा होगा, और दूसरा इंसुलिन भी आपको पता चल गई, एंड्रोजन ज्यादा होने की वजह से या ओबेसिटी ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन ज्यादा होगी। डायबिटीज की तरफ ये पेशेंट जाते हैं। ठीक है, और एंटी एंड्रोजन हिस्टोटिज्म में हम कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये है क्रायोप्रोटिरोन एसीटेट, अपनी आदत में। अगला आ गया कि यही पेशेंट है, सही है, और इरेगुलर साइकिल्स है, 2 से 3 साइकिल्स आते हैं एक महीने में, मतलब 6 माह बाद जाकर तकरीबन होती है। वेट गेन हो रहा है, हिस्टोटिज्म है, इन शॉर्ट पीसीओएस का पेशेंट है। इनमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा होता है ड्यू टू क्रोनिकली एलिवेटेड एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर अपने पास आ गया पोस्ट मेनोपॉजल फाइंडिंग्स आर डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन। जब जब मेनोपॉज हो जाएगा उनमें क्या फाइंडिंग्स आएगी, एस्ट्रोजन का लेवल भी कम होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम होगा, एफएसएच का लेवल ज्यादा होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इनहिबिशन। फिर अपने पास आ गया 50 ईयर ओल्ड हेल्दी पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है, उसमें रैपिड प्लाज्मा एफएसएच और एलएच लेवल्स ज्यादा होंगे, सॉरी रेज्ड होंगे। मेनोपॉज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेम चीज, यहाँ तक सेम हो गया। आगे चलते हैं। अ फीमेल हैज मेनोपॉज एट एज ऑफ 46, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो डॉटर है उसमें भी मेनोपॉज इसी एज में हो जाए, तो 5 to 6% रट्टे वाली बात है। लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिफोर मेनोपॉज इज ड्यू टू एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपको पता है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फीमेल में एस्ट्रोजन, हमें एक बात तो पता है कि ये बोन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं ना, आपको पता है ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करता है और ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट भी करता है, ताकि बोन अच्छी बने, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहे, बोन्स प्रोटेक्टेड रहे। साथ में इसका एक काम ये भी होता है कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जो एचडीएल है उसको बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है। तो ये भी एक फायदा होता है फीमेल्स में, जिसकी वजह से फीमेल्स में आपको देखा आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इतने ज्यादा नहीं होते। जबकि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो जनाब साहब उल्टा ही काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर है उल्टा वो। अच्छा, फिर अपने पास आ गया 45 ईयर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल प्रेजेंटेड विद फ्रैक्चर एस्ट्रोजन। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, 5 सेंटीमीटर एडिनेक्सल मास है और एंडोमेट्रियम की थिकनेस चेक करें, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, ये मतलब मैक्सिमम थिकनेस हो सकती है किसी एक रिप्रोडक्टिव फीमेल में। ठीक है, जब आपको क्या उसका ल्यूटरल फेज चल रहा हो, जब उसका प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा हो ना, उसमें हो सकती है इतनी थिकनेस। लेकिन एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में इतनी थिकनेस, ये डेफिनेटली कहीं कैंसर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में साथ में आपको मैस भी मिल गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई मैस है जो कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ज्यादा, और वो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की थिकनेस में इजाफा कर रहा है।
सही है। तो कौन सा ट्यूमर हो सकता है? तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। आपको पता है ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन बनाते हैं, एस्ट्राडायोल बनाते हैं ना, पढ़ के आए हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया ड्यूरिंग ओवुलेशन, सॉरी ड्यूरिंग लैक्टेशन ओवुलेशन इज इनहिबिटेड बाय, सिंपल सी बात है, प्रोलैक्टिन जो है वो जीएनआरएच के इनहिबिशन करवाता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन है लैक्टेशन भी करवाता है, और दूसरा रिप्रोडक्टिव फंक्शंस कम करवाता है, मतलब वही एक तरह से कंट्रासेप्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क लेट डाउन करवाता है, और दूसरा यूट्राइन कंट्रैक्शंस करवाता है। ओव्यूलेशन इज सप्रेस्ड एज लॉन्ग एज लैक्टेशन कंटिन्यूज बिकॉज प्रोलैक्शन क्या करता है? जीएनएच की इनहिबिशन करवाता है। सेम बातें रिपीट हो रही हैं। ये पेज रिपीट हो गया जी। ठीक है, ये वही बात आ गई। इनहिबिशन इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ जीएनआरएच ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड कंसीक्वेंटली इनहिबिट्स एलएच एंड एफएसएच सेक्रेशन। सिंपल बातें आपने देख लेनी है। डोपामिन, अच्छा जो हमारे पास होता है ना हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इसमें ये होता है जो पिट्यूटरी है ना उसमें से कंटिन्यूसली प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, और इसको रोकने के लिए आपको पीछे से डोपामिन आना आता है, उसे कहते डोपामिन आता है जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। इस बात का आइडिया होगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर किसी बंदे किसी फीमेल में पिट्यूटरी डैमेज हो जाए तो उसमें ना प्रोलैक्ट सॉरी अगर उसमें किसी फीमेल में ये कनेक्शन कट जाए, अगर किसी फीमेल में ये कनेक्शन कट जाए ना यहाँ से, तो उसके पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सिवाय एफ्रोमेंटियर पिट्यूटरी, सिवाय प्रोलैक्टिन के, वो प्रोड्यूस करते रहेंगे सेल्स। ठीक है,